हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज इंटर कॉलेज। मैं कीर्ति कशोधन क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। अब जो लिविंग होता है, लिविंग, इसकी सबसे छोटी इकाई मीन्स इसकी यूनिट होती है इसकी सेल। और जब कई सेल मिलते हैं, सेल मीन्स कोशिका, जब कई सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू मीन्स ऊतक, और जब कई ऊतक मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मीन्स अंग, और जब कई अंग मिलते हैं यानी कई ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनता है बॉडी। बॉडी मीन्स शरीर, तब जाके हमारा शरीर का निर्माण होता है। सिमिलरली नॉन लिविंग थिंग्स में भी यही होता है। नॉन लिविंग थिंग्स की जो यूनिट होती है मीन्स सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई एटम, जिसे परमाणु कहते हैं। और जब कई एटम मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मीन्स अणु, और जब कई मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो बनता है मैटर। मैटर मीन्स द्रव्य। अब एटम यानी परमाणु। एटम जो है वो ग्रीक वर्ड के एटोमस से बना है। अब एटोमस क्या होता है? एटोमस का अर्थ होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। अनकटेबल मतलब जिसे काटा ना जा सके, और अनडिविजिबल अविभाज्य। तो एटम ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीन्स होता है एटोमस। एटोमस होता है ग्रीक वर्ड के एटोमस से एटम बना है। एटोमस का अर्थ होता है इनडिविजिबल मीन्स अविभाज्य। अब फ्रेंड्स चलिए हम लोग एटम की डिफिनेशन जान लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और एटम की डिफिनेशन लिख लीजिए। एटम क्या होता है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में मीन्स केमिकल रिएक्शन में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, वो कहलाता है एटम। अब ये जो डिफिनेशन हमें मिली है, ये कल्पना के आधार, मतलब केवल इमेजिन किया गया था कि हाँ कुछ एटम होता है जो इसके बेसिस पे होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसकी कोई भी कंक्लूजन नहीं मिली थी कि हाँ इसे एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया हो। तो आगे हमारा साइंस जब प्रोग्रेस किया, पहले हमारा साइंस इतना प्रोग्रेस नहीं किया था। जब हमारा साइंस प्रोग्रेस किया, कई साइंटिस्ट जागरूक हुए, तो पता चला, कब पता चला? 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में ये पता चल गया कि एटम जो है वो डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल नहीं। एटम्स आर डिविजिबल, नॉन डिविजिबल नहीं। एटम डिविजिबल है। एटम 35 सब पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब 35 सब पार्टिकल्स में इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब चलिए हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इसके लिए एक ट्रिक भी बना है, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने से पहले हम माइकल फैराडे के एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। सन 1803 ईस्वी में, 1803 में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था इनका? वर्ल्ड में कोई भी गैस लो प्रेशर
और हाई वोल्टेज। लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है, मींस जो गैस है वो आयोनाइज हो जाती है। ये माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। सन 1803 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने गैस को लिया और देखा कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है, मतलब जो गैस होती है वो आयनित हो जाती है। अब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए बहुत से साइंटिस्ट आए, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए एग्जाम्पल में जूलियस लकर 1859 में यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, असफल रहे। फिर आए विलियम क्रुक्स, उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, रिपीट किया। जे थॉमसन आए, उन्होंने सन 1897 में इस एक्सपेरिमेंट को किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने अपना एक सेटअप तैयार किया। सेटअप कैसे तैयार किया? जिस प्रकार से आज खिचड़ी का त्यौहार है, मम्मी घर में खिचड़ी बना रही होंगी तो मम्मी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेंगी। रॉ मटेरियल मतलब सामग्रियों को इकट्ठा करेंगी। तो सिमिलरली जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए जो थॉमसन थे उन्होंने भी अपना सेटअप तैयार किया, रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। रॉ मटेरियल के रूप में वैक्यूम ट्यूब, जिसे क्रुक्स ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये क्या है हमारा? 60 सेंटीमीटर की कांच की, 60 सेंटीमीटर की कांच की एक ट्यूब ली, जिसे क्रुक्स ट्यूब, जिसे क्रुक्स ट्यूब के नाम से जानता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे क्रुक्स ट्यूब ही क्यों कहा गया? इसे क्रुक्स ट्यूब इसलिए कहा गया क्योंकि इस ट्यूब की खोज विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। 60 सेंटीमीटर की कांच की एक पारदर्शी ट्यूब की खोज विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके कारण इस ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब कहा गया। अब ये वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या होता है? वैक्यूम पंप, इसके अंदर जो गैस भरी जाएगी इसके प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, इसके प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो क्रुक्स ट्यूब थी इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक इधर एक इधर। इसके इंड्स पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड मेटल के होते हैं। इसे हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। निगेटिव वाले टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है वो हो जाता है कैथोड। क्या हो जाता है? कैथोड। और पॉजिटिव वाले से जिसको कनेक्ट किया जाता है वो हो जाता है एनोड। अब ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप, इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट स्टेप इनका क्या था? जब इन्होंने इसके अंदर जो गैस फिल किया था इसके प्रेशर को 1 atm दिया। 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm लिया, यानी नॉर्मली टेम्परेचर पर। जब यहाँ से करंट आई तो उन्होंने देखा इसके अंदर कोई भी इफेक्ट, जैसे ये था वैसा ही है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मीन्स 1 atm पर नो चेंज। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो इन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से, किसके हेल्प से? वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके प्रेशर को और कम किया। कम करके कितना किया? कम करके इसके प्रेशर को 10⁻⁻² atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया। तो अब उन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ से करंट निकली और कुछ इसके अंदर कुछ लाइट ग्लो कर रही थी और वीक करंट पास हो रही थी। लाइट ग्लो कर रही थी, वीक करंट पास हो रही थी। तो इन्होंने जब लाइट ग्लो करने लगी, वीक करंट पास होने लगी, तो यहाँ तक करंट पहुँची ही नहीं। तो इन्होंने इसके वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके प्रेशर को और कम किया। कितना किया? 10⁻⁻4 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया। तो यहाँ से करंट जब निकली तो यहाँ पर तो पहले सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में देखा उन्होंने कि यहाँ पर कुछ लाइट हल्की हल्की ग्लो हो रही है, यानी कुछ लाइट इमिट्स हो रही हैं, बट इसमें पूरा अंधकार छा गया इस वैक्यूम ट्यूब में।
मतलब जो लाइट ग्लो इमिट हो रही थी वो भी बंद हो गई। और जो करंट था वीक पास हो रहा था, बट अब करंट इसमें बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा था। करंट तेज़ी से फ्लो हो रहा था मीन्स ग्लो गया कहाँ? पहले तो ग्लो हो रहा था, अब ग्लो कहाँ गया? अब ग्लो कहाँ गया ये कैसे पता किया? उन्होंने एनोड की प्लेट को परफोरेटेड बनाया। परफोरेटेड मतलब छिद्रयुक्त, जैसे ये प्लेट है एनोड की, इसको परफोरेटेड बना दिया, यानी इधर से कुछ आए तो इधर से निकल जाए, इस तरह से इन्होंने इसको परफोरेटेड बनाया। और यहाँ पर एनोड के जस्ट बाद वाली दीवार पर उन्होंने फ्लूरोसेंट मटेरियल मीन्स जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब जिंक सल्फाइड होता क्या है, उसी की कोटिंग क्यों की गई, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो जिंक सल्फाइड एक लेप होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल पड़ता है तो ये अपने आप ग्लो करने लगता है। अब आप शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी वाइट कलर की ट्यूब वाली लाइट लगी होती है। वो जो ट्यूब वाली लाइट होती है उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई होती है, जिसके कारण से वो ग्लो करती है। अब तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, वो समझ गए कि यहाँ से कुछ ना कुछ रेज निकल रही हैं जिसके कारण यहाँ पर ग्लो हो रहा है। मतलब यहाँ से जो रेज निकली उसको इन्होंने कैथोड कहा, और ये जान गए कि क्योंकि ये जो रेज थी वो इनडिविजिबल थी, मतलब दिख ही नहीं रही थी, विजिबल नहीं थी, इनविजिबल थी। और इन रेज को देखने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया था? जिंक सल्फाइड का यूज़ किया गया था। तो निष्कर्षण यह निकलता है कि ये जो रेज निकली चूँकि कैथोड से निकली, इस कारण से इसका नाम जे थॉमसन ने कैथोड रे रखा। ये फ्रेंड्स अब चलते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की प्रॉपर्टी, कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या थी? कैथोड रे जो था एक सीधी रेखा में गमन करता था। कैसे? ये कैसे सिद्ध करेंगे कि कैथोड रे जो था हमारा सीधी रेखा में ही गमन करता था? चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि कैथोड सीधी रेखा में ही गमन करता था। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, इधर से रेज निकली, इधर से रेज निकली। अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इधर शैडो बनता है, इधर शैडो, ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। अब ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है तो इससे प्रूफ होता है कि जो कैथोड रे होती है वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब अगर हम समझना चाहें तो लाइट है, टॉर्च, कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, इधर से टॉर्च मारिए। जब टॉर्च की लाइट, चूँकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, तो जब लाइट पड़ती है उसका शैडो बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब कैथोड वैक्यूम ट्यूब में कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं और कैथोड रे जब पड़ती है उस पर तो उसका शैडो बनता है। इससे अब प्रूफ होता है कि जो हमारी कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो होता है मटेरियल पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? मटेरियल पार्टिकल से। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना होता है? तो कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर लाइट व्हील पैडल हम लगा देते हैं। लाइट व्हील पैडल लगाते हैं तो इधर से जो रेज आती हैं इस पैडल को घुमा देती हैं, मतलब ये पैडल मूव करने लगता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो पैडल मूव करने लगता है, तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यह प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी कैथोड रे हैं ये मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? मटेरियल पार्टिकल से। मटेरियल पार्टिकल से। थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। नेगेटिवली ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। अब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर
या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। इसे किसी हाई मतलब किसी सोर्स से किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। अब जो कैथोड रे यहाँ से आती हैं, हम देखते हैं कि ये कैथोड रे इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इट मीन्स ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इससे ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब उष्मीय प्रभाव, ये क्या होता है? इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उष्मीय प्रभाव क्या होता है। एक मेटल ले लीजिए आप, एक मेटल ले लीजिए और इस पर कैथोड रे डालिए, ये अपने आप हीट हो जाएगी। कैसे हीट हो जाएगी? कोई भी पार्टिकल जब किसी पार्टिकल से टकराता है, हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, मटेरियल पार्टिकल होता है, और कोई भी पार्टिकल जब किसी पार्टिकल से टकराता है तो अपने आप हीट हो जाता है। पत्थर टकराइए, अपने आप गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो कैथोड रे हैं ये हीटिंग इफेक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्स-रे। ये एक्स-रे किरणें उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्स-रे किरणें उत्पन्न करती हैं। ये सेटअप आप देख रहे हैं, इसमें हम इतनी प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एक बार आपको रिमाइंड करा दें। सबसे पहले कैथोड रे एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती हैं, यानी एक सीधी रेखा में चलती हैं। उसके बाद कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं। उसके बाद कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। कैथोड रे उष्मीय प्रभाव को दिखाती हैं और ये एक्सरे उत्पन्न करती हैं। गैस आयोनाइजेशन। मीन्स ये गैस को आयोनाइज कर देती हैं। अगर आयोनाइजेशन को समझेंगे, इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो हुई तो ये जो गैस था, गैस के पार्टिकल्स थे, ये सब गैस के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से जब कैथोड रे निकली, ये गैस के इलेक्ट्रिक मतलब निगेटिव वाले को अपने साथ ले लेती है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बचे, निगेटिव को अपने साथ ले ली, और जो इसकी बीम बनी, कैथोड रे की निगेटिव की बीम बनी, तो इस पर जो चार्ज था वो निगेटिव था। चूँकि चार्ज निगेटिव था, इस वजह से इसी चार्ज को नेगेट्रॉन कहा गया। और आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए, स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इस नेगेट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैप्टर के आगे की वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।